एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती एकेडमी में। जैसा कि दोस्तों अभी तक हमने देखा था अपने पिछले वीडियो में कि क्लास 10th के बायोलॉजी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि बायोलॉजी में जो हमारा पहला चैप्टर था उसका नाम था जैव प्रक्रम और पोषण के बारे में, जिसमें हम लोगों ने कल दांतों के बारे में पढ़ा था कि दांत मनुष्यों में कितने प्रकार के होते हैं, उनकी संख्याएं कितनी होती हैं। तो हमने कल पढ़ा था कि मनुष्यों में दांत 4 प्रकार के होते हैं, इंसीजर फर्स्ट नंबर, सेकंड कैनाइन, थर्ड प्रीमोलर और फोर्थ नंबर मोलर। ये आपको दिखाए भी थे हम कि ये आगे का 4वां दांत इंसीजर होता है, उसके बगल में कैनाइन होता है, उसके बाद प्रीमोलर और फिर मोलर होता है। तो आइए आज हम इसके बाद का क्लास शुरू करते हैं और आज हम लोग सीखेंगे कि दांतों के कार्य क्या होते हैं। मनुष्यों में जो दांत होते हैं 4 प्रकार के, उनके क्या क्या काम होते हैं। तो हम लोग का पहला दांत है इंसीजर, इसको हम लोग कतरनक भी कहते हैं। इस आगे का जो दांत है कतरनक 1 2 3 4, इसका काम है जो भी हम करते हैं भोजन, उस भोजन को काटने का काम करता है। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि भोजन को काटने का काम किसका है, हमारे दांत जिसका नाम है इंसीजर, इसको कतरनक भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग का 2 दांत होता है साइड में, कल बताए थे हम, उसको बोलते हैं कैनाइन, हिंदी में बोलते हैं इसको रत्नक। इसका काम मेनली है भोजन को चीरने फाड़ने का, भोजन को चीरने फाड़ने का। इसका काम इंसीजर का भोजन को काटने का और कैनाइन का काम भोजन को चीरने फाड़ने का। इसके बाद हम देखते हैं अगला दांत हमारा है प्रीमोलर। कौन सा? प्रीमोलर। इसे हिंदी में अग्रचौड़नक कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? अग्रचौड़नक। जो भी हम भोजन करते हैं उसको चबाने का, जिसे हम लोग चबाते हैं, कोई भी खाना खाएं, रोटी खाएं, चावल खाएं, उसको चबाते हैं उसको, तो उसको भोजन को चबाने का काम किसका है? प्रीमोलर का। इसके बाद हम लोग में पीछे का जो दांत है उसे मोलर कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं चौड़नक। इसका भी काम क्या है? भोजन को चबाने का। तो हम लोग ने देखा कि हम लोग में दांतों के कार्य क्या है। तो इंसीजर का काम है भोजन को काटने का, उसके बाद कैनाइन का काम है भोजन को चीरने फाड़ने का, प्रीमोलर काम है भोजन को चबाने का और सेम काम है मोलर का, इसका भी काम चबाने का। आइए इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ यहाँ महत्वपूर्ण बिंदु लिखा गया है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है नोज टीथ, आई टीथ, चिक टीथ और विजडम टीथ। तो जो हमारा ये दांत है इंसीजर, इसको हम लोग नोज टीथ कहते हैं। ये हमारे नाक के सामने जो दांत है इसको कहते हैं, इंसीजर को कहते हैं नोज टीथ, इंसीजर। अगर आपसे कोई पूछेगा कि नोज टीथ के नाम से किस दांत को जानते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? इंसीजर को। इसके बाद जो हमारा आगे लिखा गया है आई टीथ, जो हमारा आँख के सामने जो दांत है उसको हम आई टीथ कहते हैं। यह कौन है? तो यह है कैनाइन। कैनाइन दांत को हम क्या कहते हैं? आई टीथ कहते हैं। उसके बाद हमारा थर्ड जो दांत है, दांत का प्रकार है प्रीमोलर, इसे चिक टीथ कहते हैं। प्रीमोलर को हम लोग चिक टीथ कहते हैं और कहते हैं कि जब आदमी का अक्ल आता है, बुद्धि खुलता है, तब ये दांत जमता है, इसलिए इसको विजडम टीथ कहते हैं। अक्ल दांत किसे? मोलर को। मोलर को हम लोग कहते हैं विजडम टीथ, अक्ल का दांत। और इसकी संख्या के बारे में हम लोग कल चर्चा किए थे, तो एक बार फिर से इसको रिवीजन करते हैं हम लोग कि नोज टीथ के नाम से किसे जानते हैं? तो इंसीजर को। उसके बाद आई टीथ के नाम से किसे जानते हैं? कैनाइन को। चिक टीथ के नाम से किसे जानते हैं? प्रीमोलर को। और विजडम टीथ यानी अक्ल का दांत किसे कहते हैं? मोलर को। इसकी संख्या हम लोग कल चर्चा किए थे। इसके बाद एक यहाँ पॉइंट लिखा गया है मोनोफियोडेंट। मोनोफियोडेंट, इसकी परिभाषा भी हमने यहाँ लिखी है कि वैसे दांत जो पूरे जीवन काल में, आपका जो पूरा जीवन काल होता है, आप जितना समय तक जीते हैं, छोटा बच्चा से लेकर बूढ़े होने तक, तो पूरे जीवन काल में जो दांत केवल एक बार, इस पॉइंट को मार्क कीजिएगा, केवल एक बार निकलते हैं, उसे ही कहते हैं मोनोफियोडेंट। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा या आगे भी पढ़ेंगे कि मोनो का अर्थ एक होता है, मोनो का मतलब एक होता है। तो इसको हम लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं कि मोनो मतलब एक होता है, मतलब वैसे दांत जो जीवन में केवल एक बार निकलते हैं उसे मोनोफियोडेंट कहते हैं। अब बात आती है कि इसकी संख्या कितनी होती है।
तो मोनोफ्यूडेंट इनकी संख्या होती है 12। कितनी संख्या होती है? 12। यानी कि हमारे दांत में जो मोलर दांत होता है उसी को हम लोग कहते हैं मोनोफ्यूडेंट। चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं। अगला हमारा पॉइंट है डाईफ्यूडेंट। वैसे दांत जो पूरे जीवन काल में 2 बार निकलते हैं, 2 बार विकसित होते हैं, उसे ही कहते हैं डाईफ्यूडेंट। जिस प्रकार हमने आपको बताया कि मोनो का मतलब 1 होता है, उसी प्रकार डाई का मतलब 2 होता है। मतलब वैसे दांत जो पूरा जीवन काल में 2 बार निकलते हैं उसे डाईफ्यूडेंट कहते हैं। इनकी संख्या 20 होती है। मोनोफ्यूडेंट 12 और डाईफ्यूडेंट 20 होती है। अब यहाँ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आता है। यहाँ पे हम लिखते हैं यहाँ पे नोट करके। क्या है कि आपसे पूछेगा कि एक मनुष्य के पूरे जीवन काल में कुल कितने दांत निकलते हैं। तो इस पॉइंट को आप लिखिएगा कि मनुष्य के पूरे जीवन काल में कुल कितने दांत निकलते हैं। तो ध्यान देखिए यहाँ पे 20 दांत ऐसे होते हैं। मनुष्यों में 20 दांत ऐसे होंगे जो एक बार जमेगा, टूट जाएगा, उसके बाद फिर जमेगा। मतलब 20 दांत जमा, टूट गया, उसके बाद फिर 20 दांत जमेगा। लेकिन अब इसको प्लस करते हैं बीच में। लेकिन 12 दांत ऐसे होते हैं जो पूरे जीवन काल में केवल एक बार निकलते हैं। मतलब ये दांत अगर एक बार निकल गया और टूट गया तो उसके बाद नहीं जमेगा। यानी इसको प्लस करेंगे तो 20 अब 20 40 अब 12 52। यानी मनुष्य के पूरे जीवन काल में कुल कितने दांत निकलते हैं? 52 दांत निकलते हैं। और यह बहुत ही VVI क्वेश्चन है, मतलब छपने वाला क्वेश्चन है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मनुष्य के पूरे जीवन काल में कुल कितने दांत निकलते हैं। तो हम कहेंगे 52 दांत निकलते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि हम मनुष्य के पाचन पूरे जीवन काल में कुल कितने दांत निकलते हैं। तो हम कहेंगे 52 दांत निकलते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि हम मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में पढ़े, जिसमें हमने भोजन का स्वाद जीभ से लिया। उसको जो भी भोजन है उसको काटना है तो इंसीजर से काटने के चबाना है, तो प्रीमोलर मोलर वगैरह, और जीभा फाड़ना है तो उसके बाद कैनाइंस हम लोग किए। अब इसके बाद मेनली हमको हमारे भोजन में जो इसमें पढ़ना है लार ग्रंथि के बारे में, सलेवरी ग्लैंड। जो भी हम खाते हैं, आप देखे होंगे रोटी खाते हैं, चबाते हैं, कभी कभी क्या होता है कि रोटी को उगल देते हैं तो उसमें देखते हैं कि एक चिपचिपा पदार्थ सट जाता है। वही हमारा क्या है? लार ग्रंथि से निकलने वाला एंजाइम है। तो अगला हम पढ़ेंगे, अगला हम पढ़ने वाले हैं, यहाँ मिटा रहे हैं इसको, यहाँ अगला हम इसके बाद टॉपिक पढ़ेंगे लार ग्रंथियाँ। इंग्लिश से बोलते हैं इसको सलेवरी ग्लैंड, सलेवरी ग्लैंड। तो इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? लार ग्रंथियाँ। और ये जो पॉइंट हम लिख पाए वो आप नोट कर लीजिएगा, बहुत VVI पॉइंट है कि मनुष्य के पूरे जीवन काल में कुल कितने दांत निकलते हैं। तो कुल 52 दांत निकलते हैं। चलिए तो इसके बाद हम शुरू करते हैं क्या? सलेवरी ग्लैंड, लार ग्रंथियाँ। अब हम लोग पढ़ते हैं लार ग्रंथियाँ के बारे में। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सलेवरी ग्लैंड। मनुष्यों में सबसे पहला बात तो ये VVI क्वेश्चन है, एकदम छपने वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा बोर्ड में आता है कि मनुष्यों में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। तो मनुष्यों में 3 जोड़ी, मतलब 6। एक जोड़ी में 2 होता है तो 3 जोड़ी में 6 हो जाएगा। तो मनुष्यों में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। अब हम लोग को देखना है कि इसका नाम क्या क्या है। तो पहला का नाम है पैरोटिड, दूसरा का नाम है सबलिंगुअल और तीसरा का नाम है सबमैंडिबुलर। मनुष्यों में कितने जोड़ी लार ग्रंथि? 3 जोड़ी। साथ में बोलिएगा, बोलने से क्या होता है कि याद होता है। तो बोलिए, मनुष्यों में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि? 3 जोड़ी। पहला का नाम पैरोटिड, दूसरा का नाम सबलिंगुअल और तीसरा का नाम सबमैंडिबुलर है। आप देखेंगे तो इसमें यह लिखा गया है कि इनमें सबसे बड़ा पैरोटिड ग्रंथि होता है। इस तीनों ग्रंथियां में से सबसे बड़ा कौन होता है? पैरोटिड ग्रंथि। यह मेनली यहाँ पे होता है, यहाँ पे 3 इधर और तो 3 इधर, मतलब कुल मिला के 6 मतलब 3। तो सबसे बड़ा कौन होता है? पैरोटिड ग्रंथि। सांप देखे होंगे तो सांप में जो जहर का काम करता है यही करता है पैरोटिड ग्रंथि। लोग कहते हैं कि जो मदारी वाला आता है वो सांप का दांत तोड़े हुए है इसलिए उसमें जहर नहीं है। तो ऐसा कुछ बात नहीं होता है। उसका जो पैरोटिड ग्रंथि है जो काम करता है जहर का, उसको निकाल देता है लोग। आगे चलते हैं। आगे लिखा गया यहाँ पे कि पैरोटिड ग्रंथि में सूजन के कारण एक बीमारी होता है, उस बीमारी को गलसुआ या मम्स कहते हैं। पैरोटिड ग्रंथि में क्या होता है? सूज जाता है। देखे होंगे छोटा बच्चा या किसी का
यहाँ पे होता है सूजन। तो सूजन होता है तो क्या होता है, वो पैरोटिड ग्रंथि कारण होता है, उसे गलसुआ या मम्स कहते हैं। हम स्क्रीनशॉट लगा देंगे, आप उसको देख लीजिएगा। तो ये था हमारा ग्रंथियों के बारे में, लार ग्रंथि के बारे में कि 3 जोड़ी होता है। आइए अब इस लार ग्रंथि से 4 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। इसका काम अलग अलग है, भोजन के पाचन में यह बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। आगे पढ़ेंगे कि एंजाइम किसे कहते हैं और हार्मोन किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो लार ग्रंथियां से 4 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। नाम है पहला का लाइसोजाइम, दूसरा टाइलिन, तीसरा डाइएस्टेज और चौथा म्यूलिन। यह 4 प्रकार के क्या होते हैं, मनुष्यों के लार ग्रंथियां से निकलते हैं एंजाइम, जो भोजन के पाचन में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। लाइसोजाइम का काम क्या है, जो भी हम खाना खाते हैं उस खाना में जो भी कीटाणु रहता है बाहर का, उस कीटाणु को मार देता है। उसके बाद टाइलिन और डाइएस्टेज का काम सेम है, जो भी हम खाना में चोकर वगैरह खाते हैं और चोकर को कौन पचाता है, टाइलिन और डाइएस्टेज। ये तो VVI क्वेश्चन में पूछता है कि लार ग्रंथि कौन है, तो टाइलिन है। कौन है, टाइलिन है। तो अब कहिएगा सर चोकर थोड़ी खाते हैं हम लोग। तो देखिए रोटी वगैरह देखे होंगे घर में, तो मम्मी लोग जल्दी से उसको आटा को छालती है, तो उसमें हल्का फुल्का थोड़ा सा चोकर वगैरह रहता है। तो फाइनली चौथा आता है, चौथा नंबर हम लोग का म्यूलिन है। म्यूलिन का काम क्या है कि भोजन को चिपचिपा कर देता है, जो भी खाना खाते हैं हम लोग, क्योंकि जब तक भोजन चिपचिपा नहीं हो पाएगा उसको हम लोग अंदर निगल नहीं पाएंगे। देखिए हम कभी कभी रोटी खाते हैं या चावल खाते हैं तो बीच में कंकड़ वगैरह आ जाता है, तो फिर उसको उगल देते हैं, तो देखते हैं कि भोजन क्या है, चिपचिपा है। वो क्या है, तो वह म्यूलिन है, जो कि लार ग्रंथियों से निकलता है। वह क्या है, एंजाइम है। तो ये हमने देखा कि लार ग्रंथि से 4 प्रकार के एंजाइम हैं, चारों का नाम और चारों का काम देख लिए हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे कि भोजन को निगलेंगे। अब भोजन को निकलने के लिए यहाँ पे हमारा इसको बोलते हैं ग्रास नली, फूड पाइप बोलते हैं इंग्लिश में, एसोफेगस। यह ग्रास नली है। अब यह ग्रास नली में जैसे हम खाना खाएं उसको निगल गए तो इसमें खाना रुकता ही नहीं है, इसलिए ग्रास नली में पाचन क्रिया नहीं होती है। यह ग्रास नली में, यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि इस ग्रास नली में पाचन की कोई क्रिया नहीं होती है, क्योंकि भोजन यहाँ रुकेगा नहीं तो पाचन होगा कैसे। तो आखिर ग्रास नली में होता क्या है, तो ग्रास नली में होता है क्रमानुकुंचन क्रिया। और यह क्वेश्चन बोर्ड में बहुत पूछता है, बहुत VVI छपने वाला क्वेश्चन है कि क्रमानुकुंचन क्रिया कहाँ होती है, ग्रास नली में। ये अब ये क्रमानुकुंचन होता क्या है, तो जैसे हम खाना खाएंगे तो उसको निगल गए तो यह ग्रास नली फैल जाता है। अब जब खाना चल गया अंदर तो फिर यह सिकुड़ जाएगा। यानी कि हम अपने सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि ग्रास नली का फैलना और ग्रास नली का सिकुड़ना ये क्या कहलाता है, क्रमानुकुंचन कहलाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्या ग्रास नली में पाचन क्रिया होती है, तो आप हम लोग क्या बोलेंगे कि ग्रास नली में पाचन क्रिया नहीं होती। इसमें क्या होती है, तो इसमें होती है क्रमानुकुंचन क्रिया, कि ग्रास नली का फैलना और ग्रास नली का सिकुड़ना ये क्या कहलाता है, क्रमानुकुंचन की क्रिया। एक क्वेश्चन और है बोर्ड के लिए अच्छा है कि जो हमारा सलाइवा है, लार है, इसका pH मान लगभग 6.8 होता है। अब पता है आपको 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा और 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीय होगा। तो हमारा लार का pH मान कितना होता है, लगभग 6.8 होता है। तो ये रहा हम लोग का आज का क्लास। इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे अमाशय के बारे में कि अमाशय के कितने भाग होते हैं, उससे कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं, उसके बाद भोजन कहाँ जाता है। तो इतना आप लोग तब तक रिवीजन के लिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।